हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज के हमारे सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, ये दो चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्लियर लेक्चर कि आप सब समझ जाओगे। आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी चीज़ें एकदम क्लियर कर देगी। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। तो ये एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट, ये इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है या ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स है, मतलब अफेयर्स मतलब जो भी वो काम करता है उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो वो क्यों रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है? पहली चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सीवियर डेट में थी, मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ब्रेकडाउन था उसमें। क्यों? और उसने क्या 1 करोड़ का एक मिलियन पाउंड्स का लोन मांगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1772 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ये देख रही है कि उसके जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत रिच है, बट कंपनी एकदम डूब रही है। तो क्या रीज़न है? ठीक है, तो 1 मिलियन पाउंड मतलब 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, 1 मिलियन इज 10 लाख, तो 10 लाख पाउंड्स का ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मारा। एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म वेर रैम्पेंट अगेंस्ट कंपनी ऑफिस, मतलब बहुत सारा करप्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद। ठीक है, देर वॉज अ टेरेबल फेमाइन इन बंगाल 72 में, बहुत ज़्यादा टेरेबल, बंगाल में बहुत बड़ा फेमाइन आया था। जैसे अभी फ़िलहाल ये कोरोना का चल रहा है पेंडेमिक, वैसे एक बहुत बड़ा प्लेग आया था वहाँ पे। प्लेग इज़ यूजुअली, ऐसे बोलते हैं प्लेग जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, जो बहुत वास्ट इफेक्ट देता है, उसको प्लेग बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मर गई। डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव में डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट किया था, ड्रॉइंग अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो रहा था इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द कंपनी हैड दीवानी राइट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आ सकता है कि दीवानी राइट्स कब आई? बैटल ऑफ बक्सर के बाद में दीवानी राइट्स आई इन बंगाल। एंड नवाब हैड निजामत राइट्स मतलब जुडिशियल एंड पुलिसिंग राइट्स एज सिक्योर्ड फ्रॉम मुगल एम्पर। ठीक है, निजामत, जुडिशियल एंड पुलिसिंग, और दीवानी बेसिकली क्या? रेवेन्यू राइट्स। ठीक है, इन रियलिटी बोथ पावर्स वे वेस्टेड विद द कंपनी, मतलब अगर रियलिटी में देखने जाओ तो ये जो निज़ामत और ये जो दीवानी, निज़ामत भी उन्हीं का आदमी था बेसिकली। तो ये सारे दोनों राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। द फार्मर्स एंड द जनरल पॉपुलेशन सफर्ड एज द इम्प्रूवमेंट वॉज नेग्लेक्टेड। ठीक है, जो फार्मर्स थे उनका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था और वो बहुत ही कठिन स्थिति से गुजर रहे थे। ठीक है, लॉलेसनेस इंक्रीज इन बंगाल, मतलब कोई लॉ नहीं, कुछ नहीं, बस चल रहा है अपने हिसाब से, बस चल रहा है। ठीक है, द डिफीट ऑफ कंपनी अगेंस्ट मैसूर हैदर अली। ठीक है, मैसूर हैदर अली इन 1769। ठीक है, ये सारे रीजंस थे, ये सारी बैकग्राउंड थी जिसके वजह से ये एक्ट पास करना पड़ा। अब आगे देखते हैं हम प्रोविजन क्या था रेगुलेटिंग एक्ट। द एक्ट परमिटेड द कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजीशंस इन इंडिया। एक्ट मतलब ये जो एक्ट है, ये पहली बात ब्रिटिश एक्ट, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये किया इसको। तो ये क्या बोलती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई आप आपके जो भी टेरिटोरियल पोजीशन है वो रखो, कोई बात नहीं, बट इसको हम रेगुलेट करेंगे। बट सॉट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। उसने कोई पावर नहीं लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट सिर्फ रेगुलेट कर रही थी। ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड एज रेगुलेटिंग एक्ट। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल अलॉन्ग विथ 4 काउंसिलर्स इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ पे? कैलकाटा में। तो क्या बोला एक्ट ने? अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे वो टाइम पे, अलॉन्ग विथ 4 काउंसिलर्स। ठीक है, in the president of Fort William, Calcutta, jointly called the Governor General in Council. As per this, Warren Hastings was appointed as the Governor General, Presidency of Fort William. मतलब देखा जाए तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है,
द गवर्नर्स इन काउंसिल एट मद्रास एंड बॉम्बे वर बॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल. जो भी मद्रास और बॉम्बे में जो गवर्नर्स थे उसको, वो गवर्नर को ये गवर्नर जनरल के नीचे रखा गया. ठीक है. especially in the matters of foreign policy. Now they could not wage war against Indian states without Bengal's approval. मतलब अगर बॉम्बे के गवर्नर को लगता है कि एक वॉर करना चाहिए तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूछे बिना नहीं कर सकता. द कंपनीज डायरेक्टर्स वेर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. जो कंपनी के डायरेक्टर है वो 5 साल के लिए चुने जाते थे. एंड 1/4 ऑफ देम वर टू रिटायर एवरी ईयर. ठीक है, 1/4 एवरी ईयर रिटायर होंगे. ऑल्सो दे कुड नॉट बी इसमें री इलेक्शन नहीं होगा. द कंपनीज डायरेक्टर वर डायरेक्टेड टू मेक पब्लिक एंड करस्पॉन्डेंस ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स विद इंडियन अथॉरिटीज. ठीक है. अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर. ठीक है, इतना कुछ बड़ी बात नहीं, जुडिकेचर हो या कुछ जुडिशेशर हो. सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश. ध्यान रखना 1773 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश विथ सर एलिजा एम्फे एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस. पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा एम्फे. 1773 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा. ध्यान रखना. जजेस वेर टू कम फ्रॉम इंग्लैंड. वहाँ ये जो जजेस आने वाले थे वो इंग्लैंड से आने वाले थे. इट हैड सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एंड नॉट इंडियन नेटिव्स. It had civil and criminal jurisdiction over the British subjects and not Indian natives. ठीक है. अभी ये डिफेक्ट्स क्या थे रेगुलेटिंग एक्ट में? डिफेक्ट्स मतलब क्या कमियां थी एक्ट में? गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर. मतलब गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी. मतलब अगर वो सारे एक तरफ हो जाएंगे उसके काउंसिल वाले, तो वो काउंसिल के ही डिसीजन को माना जाएगा, गवर्नर जनरल के डिसीजन को नहीं माना जाएगा. इसके लिए गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर. वीटो मतलब वो अपने हिसाब से नहीं चल सकता था, मतलब अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं दे सकता था. इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु आर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी. ये जो रेगुलेटिंग एक्ट तो किया इन्होंने, बट इसमें से कोई इंडियंस को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. इट डिड नॉट स्टॉप करप्शन अमॉन्ग द कंपनी. करप्शन भी स्टॉप नहीं. सुप्रीम कोर्ट्स पावर वेर नॉट वेल डिफाइंड. जो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है और क्या नहीं है वेल डिफाइंड नहीं है. जैसे आज के टाइम पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, फ्रॉम हेबिस कॉर्पस टू व्हाट नॉट, एवरी पावर द सुप्रीम कोर्ट हैज़, वैसे पावर नहीं थी उनके पास, डिफाइंड नहीं थी. द पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वाज सॉट इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी प्रूव टू बी इनएफेक्टिव एंड देयर वाज नो मैकेनिज्म टू स्टडी द रिपोर्ट्स सेंट बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल. क्या बोलता है? द पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वाज सॉट इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी प्रूव टू बी इनएफेक्टिव. मतलब जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल था, ये जो एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए कंपनी में, तो ये इनएफेक्टिव थे, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं था उसमें. एंड नो मैकेनिज्म, देयर वाज नो मैकेनिज्म टू स्टडी द रिपोर्ट सेंड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल. कोई मैकेनिज्म नहीं था कि रिपोर्ट मतलब वो ठीक से उसको स्टडी कर पाए. ठीक है. फिर उसके बाद में क्या है, 1773 के बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट. ये पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों है? इट इज़ नेम्ड आफ्टर विलियम पिट द यंगर, ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर व्हेन द एक्ट वाज पास्ड. ठीक है. जो ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर थे उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट पास हुआ था. प्रोविजन क्या थे एक्ट के? फॉर पॉलिटिकल मैटर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड एंड फॉर कमर्शियल मैटर्स द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम कि विच एक्ट क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर कमर्शियल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल. तो स्ट्रेट अवे पिट्स एक्ट ऑफ 1784. ध्यान रखना ये पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था. ठीक है. एंड कमर्शियल मैटर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कमर्शियल मैटर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट सीसी, याद रखना, सीसी और पीबी. ठीक है. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टुक केयर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या लेगा? सिविल और मिलिट्री, क्योंकि वो पॉलिटिकल मैटर्स में ध्यान रख रहा था. इट कंप्राइज ऑफ 6 पीपल. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो प्रेसिडेंट था वो बोर्ड का, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, 4 प्रीवी काउंसिलर्स. ठीक है.
ये in this dual system of control, the company was represented by court of directors and the British government by the board of control. ये जो डुअल सिस्टम था कंट्रोल का, द कंपनी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, अभी हमने ऊपर पढ़ा. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स देखिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन रिप्रेजेंट करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. द एक्ट मैंडेटेड दैट ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड ब्रिटेन विद इन 2 months ऑफ देयर ज्वाइनिंग. 2 महीने ज्वाइनिंग के अंदर, ज्वाइनिंग होने के 2 महीने के अंदर, ठीक है, क्या करना है उनको अपनी सारी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी है. जैसे आपको बताना है मेरे पास ये है, मेरे नाम पे ये है. ठीक है. द गवर्नर जनरल्स काउंसिल स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस टू 3 members. गवर्नर जनरल के काउंसिल का मेंबर पहले कितने थे, 4 थे 1773 में. अभी कितने हो गए, द स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस टू 3 members. वन ऑफ द 3 वुड बी द कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटेन्स क्राउन आर्मी इन इंडिया. Very straight away, very straight question. One of the 3 would be the commander in chief of the British Crown Army in India. Commander, ये 3 जैसे गवर्नर जनरल +3, और वो जो 3 में से एक होगा वो ये होगा कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन्स आर्मी इन इंडिया. ठीक है. ब्रिटिश क्राउन्स आर्मी, ध्यान रखना. द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द राइट ऑफ वीटो. पहले में गवर्नर जनरल को वीटो का राइट नहीं था, वो ड्रॉबैक था. ये टाइम उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की, तो गवर्नर जनरल को वीटो दिया. द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकेम सबऑर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसीज. द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकेम सबऑर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसी. इन इफेक्ट कैलकाटा बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. ठीक है. जैसे 1773 में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल बने थे कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग जी थे. एंड जी क्या, ठीक है, चला एनीवेज जाने दो. तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, एंड वॉरेन हेस्टिंग ने बॉम्बे और मद्रास के जो भी गवर्नर है उसके ऊपर थे. तो अभी ये क्या बोल रहा है कि कैलकाटा बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया. तो अभी सबऑर्डिनेट तो हो गए वो. अभी उसके इफेक्ट में क्या हुआ कि वो ब्रिटिश जो है ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, उसके ये बन गए, कैपिटल हो गया क्या, कैलकाटा. अब फीचर्स क्या थे. द एक्ट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. बराबर, एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन. विच एक्ट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. 1784 पिट्स इंडिया एक्ट मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. कैसे डिफरेंस किया था उन्होंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना के. For the first time, the term British possessions in India was used. For the first time, ये सारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप स्ट्रेट अवे इसमें से क्वेश्चन, ट्रस्ट में इसमें से स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. For the first time, the term British possessions in India was used. British possession in India. The act gave British government direct control over Indian administration. कैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पे कंट्रोल दिया, क्योंकि उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये किया. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कमर्शियल संभालते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल संभालते थे. ठीक है. तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. द कंपनी बिकेम सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनलाइक एज इन द प्रीवियस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. 1773 में वो सबऑर्डिनेट नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, बट ये इसमें सबऑर्डिनेट हो गई. वेयर द गवर्नमेंट ओनली सॉट टू रेगुलेट मैटर्स एंड डिड नॉट टेक ओवर. पहले में तो रेगुलेट कर रहे थे, उन्होंने टेक ओवर नहीं किया था. इसमें टेक ओवर काइंड ऑफ किया. द एक्ट एस्टैब्लिश द ब्रिटिश क्राउन्स अथॉरिटी इन सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज. कमर्शियल एक्टिविटीज़ वेर स्टिल अ मोनोपोली ऑफ द कंपनी. कमर्शियल एक्टिविटीज स्टिल मोनोपोली थी, मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन अथॉरिटी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज करती थी. ठीक है. अब ड्रॉबैक्स क्या थे एक्ट के. द एक्ट वॉज डीम्ड अ फेलियर बिकॉज देर वॉज नो क्लियरिटी ऑन द बाउंड्रीज बिटवीन द कंपनीज पावर एंड द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी. कंपनी की क्या पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या पावर होगी, गवर्नमेंट की क्या अथॉरिटी होगी, इसमें ये क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया गया था. इसके लिए ये एक्ट एक
फेलियर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो। ऐसे करके हम सारे हमारे कंसेप्ट, और इसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने और मेंस के क्वेश्चंस आने बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड डू टेल मी हाउ द वीडियो वाज, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।